लो ऑफ मास एक्शन बेटा, लो ऑफ मास एक्शन, राइट। ओके बेटा, राइट बेटा। लो ऑफ मास एक्शन का जो कंसेप्ट है, राइट, सबसे पहले ये अपन देखते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन के लिए वैलिड है बेटा। तो ध्यान से सुनना, लो ऑफ मास एक्शन इज ओनली वैलिड फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस, राइट। लो ऑफ मास एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड है। अब तुम बोलोगे सर एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है? बेटा सिंगल स्टेप जो रिएक्शन होती है ना, ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उनको अपन बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस, राइट। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ किसके लिए वैलिड है बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, राइट। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, है ना। फॉर एग्जांपल बेटा मैं PCl5 को डिसोसिएट करता हूँ, तो किस टाइप से टूटेगा वो? डायरेक्टली PCl3 + Cl2 में डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारे पास क्या है बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ध्यान से सुनना, लो मास एक्शन कॉन्सेप्ट है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड है। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन को बोलते हैं अपन एलिमेंट्री रिएक्शंस। मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है लो ऑफ मास एक्शन, राइट। बेटा ऐसी रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप, मतलब 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, उनको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन बेटा जो मोर देन वन स्टेप्स में कंप्लीट होती है, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। जैसे एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैं तो एग्जांपल समझाऊं बेटा, जैसे 2NO + O2 गिव्स 2NO2, राइट बेटा। बेटा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि बेटा ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। किस टाइप में कंप्लीट होती है वो मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। पहले 2 NO मॉलिक्यूल, राइट, ये 2 NO मॉलिक्यूल जो है ना बेटा, वो आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं N2O2, राइट। फिर ये N2O2 बनता है। इन 2 NO से पहले क्या बनता है बेटा? N2O2। फिर ये N2O2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाता है बेटा 2NO2, है ना। तो देखो बेटा यहां से डायरेक्टली NO2 नहीं बनता। क्या बनता है? पहले बीच में N2O2 बनता है और फिर तुम्हारे पास फाइनल प्रोडक्ट NO2 बनता है ना। तो कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है बेटा ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है? इन 2 स्टेप्स। पहले N2O2 बना, फिर फाइनली NO2 बना। तो ऐसी रिएक्शन के लिए अपन लो ऑफ मास एक्शन को यूज नहीं कर सकते, है ना। देखो बेटा जो अपनी फाइनल रिएक्शन है ना बेटा, वो इन दोनों का एडिशन है। देखो N2O2 अपोजिट साइड में आ रहा है, कैंसिल आउट क्या आ जाएगा बेटा? ये 2NO + O2 गिव्स 2NO, है ना। तो ये 2 स्टेप का एडिशन है अपनी फाइनल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में उनको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, और उनके लिए अपन लो मास एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। लो मास किसके लिए वैलिड करेंगे बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, है ना। एक्टिव मास, राइट। एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट अपने को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद अपन लो मास एक्शन को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, एक्टिव मास का मतलब क्या है, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं बेटा? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, है ना। ये सुनो, एक सेकंड। एक्टिव मास का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो अपने को डिटेल में समझना है। जैसे बेटा मैं बोलूँ कि A + B अपने पास रिएक्टेंट है, और ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं P, है ना बेटा। तो बेटा एक होती है कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है बेटा? ध्यान से सुना, कोलिजन थ्योरी ये बोलती है बेटा कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं, उससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या बोलते हैं बेटा? कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, उससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बेटा कोलिजन से ऐसा क्या होता है कि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है? बेटा ध्यान से सुना, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो उनके जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है बेटा, वो ब्रेक हो जाते हैं, राइट। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टिंग बॉन्ड जब ब्रेक होंगे, राइट, तो जो एटम्स बने बेटा वो नए बॉन्ड फॉर्म करते हैं, राइट। और नए बॉन्ड फॉर्म करने से जो नए कंपाउंड बनते हैं ना बेटा, उनको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट, राइट। एक्टिव मास का जो कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। कोलिजन थ्योरी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो कोलिजन थ्योरी है, वो ये बोलती है बेटा कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, राइट। अब कोलिजन से प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है बेटा? जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं ना बेटा, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स के बीच में बॉन्ड है,
कोलिजन की वजह से वो डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट। और जैसे ही मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटेंगे बेटा एटम बन जाएंगे, फिर वो एटम नए बॉन्ड्स बनाते हैं जिससे नए कंपाउंड बनते हैं जिनको अपन नाम देते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक रिएक्शन लेते हैं N2 प्लस H2 गिव्स NH3 गैस, है ना। अब ये NH3 गैस कैसे बनता है बेटा, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं ना बेटा, तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। N2 में से बॉन्ड ना बेटा ट्रिपल बॉन्ड, ये जब ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, राइट। फिर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो उससे क्या बन जाएगा बेटा, अमोनिया, राइट, है ना। तो एक छोटा सा पॉइंट समझ में आया क्या बेटा, कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोलाइड करते हैं उससे प्रोडक्ट बनता है। थोड़ा और डिटेल में जाए कि कोलिजन से प्रोडक्ट कैसे बनता है, कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, है ना। ये सुनो, फिर वो नए बॉन्ड बनाएंगे तो नए कंपाउंड बनते हैं जिनको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। लेकिन क्या बेटा हर एक कोलिजन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या हर एक कोलिजन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं होता बेटा। हर एक कोलिजन से बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, और हर एक कोलिजन से अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है बेटा, ऐसी कोलिजन दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए बट कोलिजन से बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए, तो क्या उस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, नहीं ना, राइट। तो बेटा जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो हर एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होती मतलब हर एक कोलिजन से मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, सिर्फ उसी कोलिजन से, सिर्फ उसी कोलिजन से मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, किससे, जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और उनको बोलेंगे अपन इफेक्टिव कोलिजन, है ना। तो एक बार फिर से सुनना बेटा, एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, है ना। लेकिन हर एक कोलिजन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली हर एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती। इफेक्टिव नहीं होने का मतलब है बेटा कि हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, है ना। ऐसी कोलिजन जिससे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, और जिन कोलिजन से हमारे पास मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे, मतलब उनके बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हुए, उसको बोलते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन, है ना। और ऐसी कोलिजन जिससे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं बड़ा एक्टिव मॉलिक्यूल्स, है ना। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, वो कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, इनको बोलते हैं पैसिव मॉलिक्यूल्स, है ना। एक्टिव का मतलब समझे कि वो एक्टिव है, वो कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। पैसिव का मतलब वो क्या कर रहे हैं बेटा, इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं बेटा, हाँ है ना। अब मैं एक चीज डिफाइन करता हूं बेटा, एक्टिविटी कोफिशिएंट। क्या बेटा, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। अब ध्यान से ना, एक एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या समझ में आया बेटा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द, क्या बेटा, इफेक्टिव कोलिजन्स, राइट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से सुनना, ऐसे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वो कैसे मॉलिक्यूल है बेटा, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, राइट। तो फॉर्मूला तुम क्या भी लिख सकते हो, जैसे अर्जुन ने बताया, एक्टिव मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर वो अपन क्या भी बोल सकते हैं बेटा, एक्टिविटी कोफिशिएंट इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना, हाँ या ना, ओके। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं एक्टिविटी कोफिशिएंट को ए बोलूं, स्मॉल ए, तो व्हाट इज द एक्टिव मास, राइट। एक्टिव मास इज इक्वल टू होता है बेटा एक्टिविटी कोफिशिएंट ए इंटू मोलरिटी, राइट, है ना, यस और नो। अब एक बात बताओ बेटा, कि जितने जितने भी कोलिजन हो रही है सारी इफेक्टिव है, राइट। जितनी भी कोलिजन हो रही है सारी इफेक्टिव, मतलब हर एक मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर रहा है। तो जितने मॉलिक्यूल थे सारे के सारे अगर इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं तो एक्टिविटी कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटा, 1। इफ एक्टिविटी कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू 1, देन एक्टिव मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा,
एक्टिव मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मोलरिटी, राइट, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। यस। अब बेटा छोटा सा पॉइंट ध्यान से सुनना, एक्टिव मास इज इक्वल टू होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलरिटी। मोलरिटी सबको पता है बेटा क्या होती है, मोल पर लीटर को ही बोलते हैं अपन मोलरिटी, है ना। अब जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। ऐसे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना बेटा। लेकिन अगर सारे मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स अगर एक्टिव है, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा बेटा, 1। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटी कोएफिशिएंट मेंशन नहीं किया है तो तुम्हें उसकी वैल्यू 1 लेनी है बेटा, है ना, राइट। तो बड़ा ध्यान से सुना, अभी के लिए तुम्हारे पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू तुम्हें 1 लेनी है, यस और नो, मतलब एक्टिव मास तुम्हारे पास क्या होने वाला है बेटा, मोलरिटी, है ना। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म में एक्टिव मास को क्या लोगे बेटा तुम, मोलरिटी, है ना। एक्टिव मास का मीनिंग समझ में आया, यस और नो? यस सर। जब सोल्व करेंगे, बट जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो एक्टिव मास का मतलब क्या होगा बेटा, मोलरिटी, है या ना। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है बेटा, राइट। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, राइट, बट हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। वो कोलिजन जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स, राइट। और ऐसे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, मतलब कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, राइट। और कुछ कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो उनको बोलते हैं नॉट इफेक्टिव कोलिजन, मतलब उस कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स नॉन इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनको बोलते हैं पैसिव मॉलिक्यूल्स, है ना, ओके, राइट। तो जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं उनको अपन ने क्या बोला बेटा, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब एक्टिविटी कोएफिशिएंट को किस टाइप से डिफाइन किया है बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे डिफाइन किया है बेटा एक्टिविटी कोएफिशिएंट को, है ना। अगर बेटा सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर सारे इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट कितना जाएगा बेटा पास, अपने पास 1, है ना। एक्टिव मास का मतलब क्या है बेटा, एक्टिव मास का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका वो पार्ट, वो मास जो इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे डिफाइन किया बेटा एक्टिव मास को, एक्टिव मास इज इक्वल टू द एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू द मोलरिटी, है ना। अगर अपने पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 हो जाए, मतलब सारी कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, तो एक्टिव मास इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा मोलरिटी। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में तुम्हें एक्टिव मास अगर बोला है तो तुम क्या लोगे बेटा, एक्टिव मास की जगह मतलब किसकी बात कर रहा है, मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है ना, यस और नो? बेटा अभी अपने एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट सीखा, लो मास एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है किस टाइप की रिएक्शन के लिए वैलिड होने वाला है वो अपन ने सीखा। अब देखते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा। फाइनली अपन इसका स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुना इसका स्टेटमेंट। एट ए गिवन टेम्परेचर, या मैं बोलूं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को तुमने फिक्स करके रखा है बेटा, ध्यान से सुनना। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the rate of reaction, the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reactant is raised to their stoichiometric coefficient। ध्यान से सुनना बेटा, एक रिएक्शन की रेट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन की रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा, जो रिएक्टेंट के एक्टिव मासेज है ना उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। और उनकी पावर में क्या आना चाहिए बेटा, जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन या मैं बोलूं एक्टिव मास है बेटा, उनकी पावर में क्या आना चाहिए बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ध्यान से सुनना बेटा, एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ क्या बेटा, रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। और हर एक एक्टिव मास की जो एक्टिव मास ले बेटा उनकी पावर में क्या आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, है ना। अब ध्यान से बताओ बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव मास, एक्टिव मास का मतलब तुम्हें क्या लेना है बेटा, मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो? समझ में आया बेटा, राइट, कोई दिक्कत नहीं आता। मोस्ट कॉमन फॉर्म में अपन एक्टिव मास को क्या लेते हैं बेटा, मोलरिटी ही अपने को लेना है। समझ में आया स्टेटमेंट, समझ में आया बेटा? एक यस सर। एग्जांपल, बेटा एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास एक रिएक्शन गिवन है बेटा, ये
एक जनरल रिएक्शन। इसमें कैपिटल ए एंड कैपिटल बी तो क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स, और जो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वो क्या बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट है ना। अब देखो बेटा, ये केमिकल रिएक्शन है बेटा, तो ये तुम्हारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, तो ये वाली हो जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाली क्या हो जाएगी बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अब तुम बताओ बेटा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बेटा, राइट। अब बताओ बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट के लिए रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे बेटा, ये ए और बी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बेटा, एक्टिव मास ऑफ ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए उसकी पावर में क्या बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। और क्या क्या बेटा, बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और पावर में क्या बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कोई तो कांस्टेंट आएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, कोई कांस्टेंट के एफ इनटू ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। व्हाट इज आर एफ बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हाट इज के एफ, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कोई दिक्कत इसमें, केएफ को अपन क्या बोलेंगे बेटा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा, यस और नो, ये समझ में आया बेटा तुम्हारे पास, Yes, sir. बता सकता है बेटा, कोई मेरे को बता सकता है। व्हाट इज आरबी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटा, बेटा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, सी एंड डी, राइट, बैकवर्ड रिएक्शन ये है ना, तो इसके लिए हो जाएंगे रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, सी एंड डी, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट की पावर में क्या बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक, है ना। जब बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा क्या, के बी सी की पावर, ये वाला राइट है ना। व्हाट इज के बी, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, समझे कि नहीं समझे बेटा, राइट। ये सुनो, के बी क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ध्यान से रखना बेटा, के एफ एंड के बी, KF एंड KB आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं बेटा, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं बेटा। समझ में आया बेटा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या बोलता है बेटा कि एक रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ क्या बेटा, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स, और उनकी पावर में क्या आनी चाहिए बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। व्हाट आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। गिवन एग्जांपल में देखो बेटा, अपन ने जो एग्जांपल लिया था उसमें बेटा, अपन ने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर बताओ क्या, ये तो जाएगी तुम्हारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये हो गए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, और एक्टिव मासेस क्या होती है बेटा, मोलरिटी, है ना, राइट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का साइन है बेटा, ये डिपेंड करता है किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला साइन, ए के ऊपर ये साइन लगाया मतलब ये ब्रैकेट लगाया मतलब मोलरिटी ऑफ ए या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, राइट। ये हो गया। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स ये हो जाएंगे, बैकवर्ड के लिए ये रहेंगे ना रिएक्टेंट्स, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, और उनकी पावर में क्या बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। केएफ एंड केबी जो है बेटा वो रेट कांस्टेंट है, और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, ओनली ऑन द टेम्परेचर, है ना। एक्टिव मास की बात करते हैं बेटा अपन कि एग्जांपल में कैसे सोल्व करेंगे, तो बेटा ध्यान से सुनना, राइट। अगर कोई रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है, अगर कोई रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है, एक्वस मीडियम हो रही है ना, तो एक्टिव मासेस आर ऑलवेज टेकन एज द मोलरिटी, राइट। एक्टिव मास तुम्हें क्या लेना है बेटा, मोलरिटी लेना है, जैसे मैं बोलूं बेटा I2 एक्वस, राइट, प्लस I माइनस एक्वस गिव्स I3 माइनस एक्वस, राइट। तो बेटा एक्टिव मास क्या लोगे बेटा, ऑलवेज मोलरिटी, राइट, ऑलवेज क्या लोगे बेटा, मोलरिटी लोगे। जैसे मैं बोलूं बेटा व्हाट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू क्या आएगा बेटा, I2 की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, है ना, पावर में 1 1 ही आएगा बेटा, है, यस और नो, ओके।
व्हाट इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू I3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ये सुनो ये हो जाएगी ये वाला, ये सुनो। तो फॉर ए रिएक्शन अकरिंग इन द सॉल्यूशन फेज एक्टिव मासेस आर टेकन एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, है ना बेटा। ये हो गया तुम्हारे पास फर्स्ट पॉइंट, याद रखोगे। अगर कोई रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है तो एक्टिव मास हमेशा मोलरिटी ही लेना है, या फिर मैं बोलूं कॉन्सेंट्रेशन ही लेना है, राइट। सेकेंड बेटा, फॉर ए गैसियस रिएक्शन, फॉर ए गैसियस रिएक्शन, हाँ है ना, राइट। ओके बेटा, ये सुनो बेटा, एक्टिविटी कोफिशिएंट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है बेटा तो तुम्हें 1 ही लेना है। एक्टिविटी कोफिशिएंट को हमेशा 1 ही मान के चलना है, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन किया है ना। अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात ही नहीं कर रहा तो अपने को कितना लेके चलना है बेटा, 1। ये सुनो, इन जनरल अपने को पता है बेटा कि सारे मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन कर नहीं सकते, इन जनरल इफेक्टिव कोएफिशिएंट जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो लेस देन 1 आता है, लेकिन क्वेश्चन में बात ही नहीं कर रहा, मतलब अपने को 1 लेके चलना है। तुम तो ये मान लो बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन एक्टिव मास इज इक्वल टू द मोलरिटी, राइट। अगर एक गैसियस रिएक्शन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैसियस रिएक्शन बेटा, एक ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके सब क्या है बेटा, गैसेस है, राइट। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पूरे ही बेटा गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा गैसियस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इट गिव्स 2NH3 गैस, सारे के सारे क्या है बेटा, देखो गैस ही है ना, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, सारे के सारे, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा गैसियस रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुम्हारे पास गैसियस रिएक्शन है ना तो एक्टिव मास तुम मोलरिटी भी ले सकते हो और पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हो बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुम्हारे पास गैसियस रिएक्शन गिवन है और उसमें तुम्हें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना है बेटा, तो एक्टिव मास तुम मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीनिंग मोलरिटी भी ले सकते हो और गैसों के पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हो बेटा, है ना। बोलोगे सर कि ये कैसे हो रहा है, अपन आइडियल गैस अगर गैसियस रिएक्शन है उसके लिए अपन पार्शियल प्रेशर और मोलरिटी दोनों कैसे ले सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा तुम प्रेशर और मोलरिटी को बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो फॉर एन आइडियल गैस। देखो बेटा, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, है ना, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मोल्स बाई वॉल्यूम इंटू आरटी, है ना। और बेटा मोल्स बाई वॉल्यूम ही क्या होता है बेटा, मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो प्रेशर और मोलरिटी को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं अपन, ये सुनो, फॉर एन आइडियल गैस। तो बेटा गैसियस रिएक्शन के लिए अपन एक्टिव मासेस जो हैं वो कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं और गैसों का पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अपने को क्या गिवन है बेटा, राइट, है ना। ओके, और ये रिएक्शन अपन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करवा रहे हैं बेटा, टेम्परेचर को नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर इस वाली रिएक्शन के लिए मैं लिखूं, बताओ बेटा, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। तो मैं पहले क्या ले रहा हूं बेटा, एक्टिव मासेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ये वाला साइन स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को। क्या ये सही लिखा है बेटा, नहीं गलत है, अभी पावर में क्या नहीं लगाए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अभी सही है। ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। व्हाट इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, Kb इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा, NH3 की पावर 2। ओके, तो बेटा तुम रेट ऐसे भी लिख सकते हो, एक्टिव मासेस जो है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हो बेटा, और Rf इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। अभी एक्टिव मासेस अपन क्या ले रहे हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, तो मैं कांस्टेंट को थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट करूं Kf प्राइम। ओके, क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिव मास अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन की क्या ले रहे हैं बेटा, प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस मल्टीप्लाई बाई क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस की पावर क्या आएगा बेटा, 3। व्हाट इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, Kb पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 गैस की पावर कितना आएगा बेटा, एक्टिव मास तुमने प्रेशर ले लिया, पावर में क्या लगाते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, है ना। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, गैसियस नो सर। के लिए अपन एक्टिव मासेस जो हैं वो अपन मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं और पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गैसों के लिए डायरेक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो बड़ा प्रेशर इक्वल टू क्या जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इनटू आरटी, है ना, डायरेक्ट रिलेट हो रहा है ना बेटा प्रेशर, तो इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं, राइट। अभी एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, थर्ड पॉइंट।
सब लोग अपने ब्रेन में ये चीज सेव कर लो बेटा, फॉर द प्योर लिक्विड, फॉर द प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड एंड फॉर द सोलवेंट, एक्टिव मास कितना लेना है बेटा? एक्टिव मास तुम्हें यूनिटी लेना है बेटा, मतलब 1 लेना है। एक्टिव मास ही 1 ले लेना है बेटा, किसके लिए? एक्टिव मास यूनिटी लेना है तुम्हें, यूनिटी मतलब 1 लेना है बेटा, किसके लिए? फॉर प्योर सॉलिड, फॉर प्योर गैस, प्योर लिक्विड, राइट, एंड सोलवेंट। सोलवेंट मतलब बेटा जो एक्सेस में रहता है ना उसको अपन सोलवेंट बोलते हैं, राइट, है ना? ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि बेटा प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और सोलवेंट, इनकी कॉन्सेंट्रेशन में, इनकी कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ चेंज क्या आता है बेटा? नेग्लिजिबल। मतलब इनके एक्टिव मासेस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊं बेटा तुम्हें, एक एग्जांपल समझाऊं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, राइट, गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, राइट, प्लस क्या आएगा बेटा? CO2 गैस, है ना? तो ये सॉलिड है बेटा, इनका एक्टिव मास तुम्हें क्या लेना है? 1 लेना है। जैसे मैं लिखूं बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या जाएगा बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या जाएगा? KF इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखोगे बेटा तुम? ये लिखोगे CaCO3 सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन, है ना? बेटा ये सॉलिड है, इसमें की कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ चेंज नहीं आएगा बेटा, राइट? तो बेटा ये कांस्टेंट रहेगी, तो इसको कांस्टेंट को कांस्टेंट में मर्ज कर दूं बेटा मैं, है ना? बेटा अगर कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसको कांस्टेंट के साथ मर्ज किया जा सकता है क्या? है ना? तो मैं इसको लिख दूं RF इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट में मर्ज कर दिया, समथिंग नया कांस्टेंट, है ना? तो यहाँ पे देखो बेटा तुम्हें इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना है, कितना आएगा बेटा? 1। अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखूं तो बेटा KB इंटू आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का एक्टिव मास, उसकी मोलरिटी तुम्हें 1 लेनी है, बिकॉज उसमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, राइट? तो बड़ा ध्यान से सुनना, अगर एक केमिकल रिएक्शन में प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और सोलवेंट गिवन है, तो उसका एक्टिव मास अपने को 1 लेना है ना? या फिर मैं बोलूं एक्सप्रेशन लिखते टाइम, एक्सप्रेशन जब लिख रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का, तो उसमें प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और सोलवेंट को नहीं लिखना है। जैसे एक एग्जांपल और लो बेटा मैं, राइट, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, CH3COC2H5, राइट, एक्वस, राइट, इसको H2O लिक्विड में डिसोल्व किया तो बना रहा है बेटा ये CH3COH एक्वस। एक्वस को तो लेते हैं ना बेटा, लिक्विड को नहीं लेते, राइट? एक्वस मीडियम में तो लेते हैं ना बेटा। और क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास? C2H5OH एक्वस। ओके बेटा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये देखो बेटा वाटर क्या है बेटा? सोलवेंट एक्सेस में दिया हुआ है तुम्हें, राइट? कोई रिएक्टेंट एक्सेस में दे दिया, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या आएगा बेटा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, इसमें नेग्लिजिबल चेंजेस आएंगे, ये सुनो, ये बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या आएगा बेटा? KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO C2H5। क्या बेटा H2O की कॉन्सेंट्रेशन आएगा मल्टीप्लाई में? क्या H2O की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे क्या मल्टीप्लाई में? एक्सेस में दिया है बेटा, एज ए सोलवेंट आ रहा है यहाँ पे, तो नहीं लेंगे बेटा, यही हो जाएगा तुम्हारे पास RF, राइट? व्हाट इज द KF? KB बताओ बेटा, RB रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, KB इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास CH3COH, राइट, मल्टीप्लाई C2H5OH की कॉन्सेंट्रेशन, है ना? ये आएगा। लेकिन बेटा अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स करके लिखूं ऐसे, कि मैं इन दोनों की रिएक्शन करवा रहा हूँ, CH3CO एक्वस प्लस C2H5OH एक्वस, इससे क्या बनेगा बेटा? CH3COC2H5 प्लस H2O, राइट? तो बताओ बेटा अभी RF क्या हो जाएगा? RF इक्वल टू KF, ये दोनों एक्वस है बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, एक्वस है तो CH3COH एंड C2H5OH। व्हाट इज KB? KB क्या हो जाएगा बेटा? CH3CO C2H5 इक्वल, क्या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ? आएगी कि नहीं आएगी बेटा? आएगी ना। अभी वाटर ना बेटा सोलवेंट नहीं है, एक्सेस में नहीं है, वो रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, राइट, है ना? ये सुनो, अरे वो रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, यस और नो? अभी क्या वो एक्सेस में वाटर? नो। अब क्या वाटर है जो सोलवेंट है, राइट? अभी क्या है? वाटर है जो सोलवेंट है बेटा, ये रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे तुम बेटा इसको लोगे, H2O की कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी इस केस में, राइट? समझ में आया बेटा? तो ये स्पेशल केसेस को याद रखना बेटा, कि यहाँ पे जो वाटर है वो प्रोड्यूस हुआ है केमिकल रिएक्शन में, वो एज ए सोलवेंट नहीं आ रहा है, राइट? ओके, और ये प्योर नहीं बेटा, इसके साथ मिक्स होगा ना, ये
एस्टर के साथ, तो इसको तुम्हें लेना ही है यहाँ पे। तो इस वाली रिएक्शन को स्पेशल मार्क करके रखो। इस केस में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रोड्यूस हुआ है ना। तो बेटा एक नोट लिख लो कि प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सोलवेंट का एक्टिव मास यूनिटी लेते हैं, मतलब 1 लेते हैं, राइट। उनको एक्सप्रेशन लिखते टाइम एक्सप्रेस नहीं करते। समझ में आया बेटा। वाटर का यहाँ पे देखो लिक्विड है फिर भी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं ये स्पेशल कैसे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, एज ए सॉल्वेंट नहीं है ना। यहाँ पे नहीं लिया था क्योंकि एज ए सॉल्वेंट प्रोड्यूस हो रहा था, एज ए सॉल्वेंट तुमने यूज किया था इसको, ठीक है बेटा। अभी ध्यान से सुनना, एक रिएक्शन लेते हैं अपन, Zn solid, right, plus CO2 gas gives ZnO solid plus CO gas। बताओ बेटा RF क्या आ जाएगा इसका, RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू KF। किसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा, क्या Zn solid का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, नहीं ना, सॉलिड है बेटा, प्योर सॉलिड नहीं लेंगे, CO2 गैस का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। व्हाट इज RB, KB इनटू, क्या ZnO solid का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, नहीं बेटा, प्योर सॉलिड है, किसका लेंगे बेटा, CO गैस का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो बेटा प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट का एक्टिव मास 1 लेना है, ये बात सब अपने माइंड में सेव कर लो, राइट। एक्वस सॉल्यूशन का लेते हैं, गैसों का लेते हैं, राइट। जितनी भी गैस है सबका एक्टिव मास लेंगे, जो तुम्हारे पास एक्वस मीडियम में कोई प्रेजेंट है उसका एक्टिव मास लेंगे, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, और ऐसा कोई सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हैं अपन, सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है, अगर किसी रिएक्टेंट के आगे लिख दे कि एक्सेस में, तो उसका एक्टिव मास नहीं लेना है क्योंकि वो सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है, है ना। एक स्पेशल केस था जिसमें वाटर का लेते हैं, लिक्विड होते हुए भी उसका लिया, राइट। क्यों लिया, कि वहां पे एज ए सॉल्वेंट नहीं, वो रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, तो वो केस याद रखना है। समझ में आया बेटा इतना सबको। देन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, विवेक, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, एक समझे बेटा, बहुत ही सिंपल है बेटा। बताओ एक जनरल रिएक्शन लेते हैं अपन, इसमें स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, जो कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है, ओके। तो बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, KF इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी ऑफ ए एंड बी, और उनकी पावर में क्या बेटा, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। व्हाट इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बेटा, ये भी, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है बेटा ये, तो उनकी मोलरिटी की पावर में क्या लगा दो बेटा, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये हो गया बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है, ऑलरेडी अपन ये वाला पार्ट कर चुके हैं बेटा। बेटा एट इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करो बेटा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा, KF इनटू कॉन्सेंट्रेशन हो बेटा इक्विलिब्रियम पे, ये RF इक्वल टू RB कहां पे होता है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कौन से पॉइंट पे है बेटा, एट इक्विलिब्रियम। तो KF इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट द इक्विलिब्रियम, राइट, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट द इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, RB क्या हो गया बेटा इक्विलिब्रियम पे, KB, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C क्या बेटा इक्विलिब्रियम पे, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एट द इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। यहां से बताओ बेटा KF अपॉन KB क्या हो जाएगा, यहां से KF अपॉन KB क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम की पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम की पावर D, राइट, और A की इक्विलिब्रियम की पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट द इक्विलिब्रियम की पावर B, है ना, राइट। इसी को बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं बेटा KF अपॉन KB। बेटा K इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KF अपॉन KB, तो क्या आ जाएगा बेटा, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आ जाएगा concentration of C at the equilibrium की पावर C, concentration of D at the equilibrium की पावर D divided by concentration of A equilibrium की पावर A and concentration of B at the equilibrium की पावर B, राइट। ये आ गया बेटा तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, राइट। तुम देखोगे बेटा कि केमिकल इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा उसके एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, तो क्या ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा बेटा, नो बेटा। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कौन सी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन, राइट, है ना। और इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द टाइम, है ना। तो बेटा इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है बेटा। ये क्या होता है, केएफ अपॉन केबी, दोनों किसके फंक्शन थे बेटा, टेम्परेचर के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम भी सिर्फ किसका फंक्शन होता है बेटा, टेम्परेचर का। क्या ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, नो बेटा, क्योंकि देखो इसके एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है, वो तो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो, राइट बेटा। क्या तुम किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम उनकी पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइड बाय क्या बेटा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम उनकी पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे मैं बताऊं बेटा कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3, राइट। तो बताओ बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन सी लेनी है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम और कांस्टेंट ऑफ S2 एट इक्विलिब्रियम की पावर 3, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, राइट। क्या तुम हर एक रिएक्शन के लिए, अगर मैं तुम्हें कोई भी रिएक्शन दूं बेटा, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, है ना। ध्यान रहे बेटा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेनी है, कौन सी लेनी है, इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, यस और नो। ओके बताओ बेटा ये रिएक्शन लिखे अपन, Zn सॉलिड प्लस CO2 गैस, राइट, गिव्स ZnO सॉलिड प्लस CO गैस। बताओ बेटा इसका के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या जाएगा बताओ, CO की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। क्या ZnO की कॉन्सेंट्रेशन आएगी बेटा एट द इक्विलिब्रियम, नहीं ना बेटा, प्योर सॉलिड है नहीं लेंगे, डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बताओ बेटा, सॉलिड है नहीं लेंगे, क्या लेंगे, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम, हाँ या ना, हाँ या ना, राइट। ओके बेटा अभी ध्यान से देख, समझ में आया सबको ये, राइट। अभी देख लो बेटा ध्यान से, अभी इसको अपन प्रैक्टिस में करते हैं बेटा। अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं बेटा के इक्विलिब्रियम। ओके तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है केसी, एक होता है केपी, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी से भी डिनोट करते हैं, राइट, है ना बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी से भी डिनोट करते हैं और केपी से भी डिनोट करते हैं, है ना, राइट। अभी ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज द केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कब बोलोगे बेटा तुम, राइट। सिर्फ प्रीवियस एग्जांपल ZnO प्रोडक्ट वाज नॉट एज ए सॉल्वेंट, देन व्हाई डिड यू टेक द कंसंट्रेशन। देखो बेटा ZnO जो सॉलिड बना है ना, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड, राइट, और तुम्हारे पास अगर सॉल्वेंट मतलब एक्सेस में कोई रिएक्टेंट दिया है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 लेनी है। ZnO प्योर सॉलिड था बेटा, राइट, सॉलिड स्टेट में आ रहा था ना बेटा, तो 1 लेना है, चाहे रिएक्टेंट में कोई सॉलिड आए, चाहे प्रोडक्ट में कोई सॉलिड आए, चाहे लिक्विड आए, उसका तुम्हें 1 लेना है एक्टिव मास, लिख लो ये वाली बात, ठीक है बेटा, राइट। अभी ध्यान से सुनना बेटा, केसी और केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कब बोलते हैं और केपी कब बोलेंगे, ध्यान से डिफरेंस समझना बेटा। अगर तुम्हारे पास, अगर तुमने एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मास अगर एज ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं, तो अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलेंगे अपन कैसे, राइट। if all the active masses if all the active masses of the reactant and products are taken as the molar concentration or as the molarity, then the equilibrium constant is known as Kc, right। okay तो देखो बेटा एक रिएक्शन लेते हैं, I2 aqueous plus I minus aqueous gives I3 minus aqueous, है ना। aqueous सॉल्यूशन में बेटा रिएक्शन हो रही है, तो बताओ एक्टिव मासेस किसकी फॉर्म में मिलेंगे, एज कंपेयर किसकी फॉर्म मिलेंगे बेटा, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो बताओ बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, I3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई I2 की कॉन्सेंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाई I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम, है ना। तो बेटा इक्विलिब्रियम देखो जितने भी एक्टिव मास थे सारे तुमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिया है, तो इस केस में के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे बेटा, Kc, राइट, है ना। ओके एक रिएक्शन है बेटा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3, ओके तो इसका के इक्विलिब्रियम कैसे आएगा बेटा,
NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इक्विलिब्रियम पे, N2 की कॉन्सेंट एट द इक्विलिब्रियम एंड हाइड्रोजन की कॉन्सेंट इक्विलिब्रियम की पावर 3, राइट। सारी कॉन्सेंट कौन सी लेनी है बेटा, इक्विलिब्रियम वाली, इक्विलिब्रियम पे है ना बेटा, राइट। अब ध्यान से सुनना बेटा, ऑल द एक्टिव मासेस आर टेकन एज, सारे एक्टिव मास तुमने मोलर कांस्टेंट के टर्म्स में लिए तो के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे बेटा, केसी, राइट। केसी का मतलब समझ में आया बेटा क्या होता है, इफ ऑल द एक्टिव मासेस एट द इक्विलिब्रियम आर टेकन एज द मोलर concentration, द equilibrium constant will be Kc. What is Kp? Very simple beta. If active masses are taken as the partial pressure, then the equilibrium constant will be Kp. और बताओ बेटा पार्शियल प्रेशर एक्टिव मास कौन सी रिएक्शन के लिए ले सकते हैं अपन, फॉर द गैसियस रिएक्शन, है ना। तो बेटा गैसियस रिएक्शन के लिए अगर तुमने एक गैसियस रिएक्शन के लिए अगर तुमने एक्टिव मासेस क्या लिए हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, Kc, राइट। और अगर तुमने एक्टिव मासेस क्या लिए हैं बेटा, अगर तुमने केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिव मासेस क्या लिए हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर, तब उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलेंगे बेटा Kp। जैसे मैं लिखूं बेटा H2 गैस प्लस I2 गैस प्लस 2HI गैस, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका Kc क्या हो जाएगा, Kc क्या होगा बेटा, एक्टिव मासेस बेटा ये हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम पे HI की कांस्टेंट पावर 2 डिवाइड बाय H2 की कांस्टेंट एट द इक्विलिब्रियम एंड I2 की कांसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा इसका Kc। व्हाट इज Kp? इफ एक्टिव मासेस आर टेकन एज द पार्शियल प्रेशर, तो लिखो बेटा प्रेशर ऑफ HI की पावर 2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ आयोडीन गैस एट द इक्विलिब्रियम, तब बोलेंगे Kp, है ना। समझ में आया बेटा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc कब बोलना है और Kp कब बोलना है, राइट। Kc मतलब जब अपने पास एक्टिव मासेस तुमने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन को तुमने अगर एक्टिव मास लिया है तो Kc होगा, राइट। और अगर एक्टिव मासेस तुमने पार्शियल प्रेशर लिए हैं तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, Kp बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc बेटा, Kp और Kc में क्या रिलेशन है वो अपने को निकालना है, ठीक है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ओके, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं बेटा अपन ये वाली, जिसमें पता है बेटा कैपिटल लेटर से अपन ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया है और स्मॉल लेटर क्या है बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। अपने को Kc एंड Kp को आपस में रिलेट करना है, तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन, राइट। concentration of C at the equilibrium की पावर C, concentration of D at the equilibrium की पावर D डिवाइड बाय क्या बेटा, concentration of A at the equilibrium की पावर A एंड concentration of B at the equilibrium की पावर B, ये सो ना, है ना बेटा। अभी बताओ बेटा Kp क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kp, अगर Kp में क्या करते हैं बेटा, एक्टिव मासेस लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C at the equilibrium, partial pressure of C at the equilibrium की पावर C, partial pressure of D at the equilibrium की पावर क्या बेटा, D डिवाइड बाई partial pressure of A at the equilibrium की पावर A and partial pressure of B at the equilibrium की पावर B, है ना। ये तुम्हारे पास Kp हो गया। ये सुनो, अब Kp और Kc को तुम्हें आपस में रिलेट करना है बेटा, बहुत ही सिंपल है। देखो बेटा प्रेशर को तुम ना बेटा कॉन्सेंटेंस के टर्म्स में लिख सकते हो। देखो बेटा जैसे मैं प्रेशर ऑफ सी की बात करूं कि प्रेशर ऑफ सी गैस है ना बेटा, सारे गैस स्टेट में, तभी तो अपन पार्शियल प्रेशर को एक्टिव मास ले सकते हैं बेटा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V इंटू मोल्स ऑफ सी इंटू RT, ये होगा ना बेटा, क्योंकि ये गैस रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही होगी बेटा, और आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, राइट। तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालना है बेटा, तो मोल किसके लोगे बेटा, ओनली सी के, टेम्परेचर क्या रखना है बेटा तुम्हें, कांस्टेंट। तो बताओ बेटा यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाई बाय RT। मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होती है बेटा, मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर क्या होती है, मोलेरिटी। तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू RT, है ना। सिमिलरली बेटा प्रेशर ऑफ डी क्या हो जाएगा, सिमिलरली अपन लिख सकते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू RT। प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू RT, और प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू RT। यस और नो, इसमें किसी को कोई दिक्कत बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर में रिलेशन समझ में आया बेटा, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, राइट। ये सब इसमें पुट कर दो बेटा Kp के अंदर, Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी
इंटू आर टी की पावर सी, है ना, राइट। डी क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी की पावर डी। पार्शियल प्रेशर की जगह पुट कर रहा हूं बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी की पावर ए, राइट। और ये तुम्हारे पास बेटा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी की पावर बी, राइट। ऊपर से बेटा आर टी कॉमन ले लो, नीचे से भी आर टी कॉमन ले, तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट द इक्विलिब्रियम की पावर सी मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इक्विलिब्रियम की पावर डी। आर टी की पावर क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर आर टी की पावर यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो आर टी की पावर सी प्लस डी हो जाएगा, राइट। नीचे बताओ क्या हो जाएगा बेटा, ए की कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम की पावर ए और बी की कॉन्स्टेंट द इक्विलिब्रियम की पावर बी। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, आर टी की पावर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए प्लस बी, राइट। ध्यान से देखो बेटा ये क्या बन गया, क्या है ये, केसी। तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, केपी इक्वल टू हो जाएगा केसी इंटू आर टी की पावर क्या बेटा, ऊपर क्या है सी प्लस डी, ये ऊपर जाएगा तो माइनस को जाएगा बेटा, माइनस ए प्लस बी, है ना, राइट। ये सुनो, राइट बेटा, केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। व्हाट इज सी प्लस डी बेटा, सी प्लस डी इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, है ना। व्हाट इज सी प्लस डी, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस ए प्लस बी क्या है बेटा, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस, है ना। तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे कि केपी इक्वल टू होगा के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। व्हाट इज डेल्टा एन, डेल्टा एन है बेटा चेंज इन मोल्स ऑफ, चेंज इन मोल, जी का मतलब क्या है बेटा, गैस, ओनली गैसों के मोल लेने हैं बेटा तुम्हें, राइट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एन जी बेटा, ध्यान से देखना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी किसको लिखा है तुमने, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को ना। सी प्लस डी क्या है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट बेटा ध्यान से सुनना। तो डेल्टा एन जी, डेल्टा एन का मतलब क्या है बेटा, चेंज इन मोल, और सबको पता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोलर रेशियो होता है, राइट। डेल्टा एन जी, जी मतलब सिर्फ गैसों के लेने हैं बेटा, क्या, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ क्या बेटा, गैसेस प्रोडक्ट माइनस क्या बेटा, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। कोई दिक्कत इसमें, इसमें किसी को कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ गया बेटा ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. equal to sum of stoichiometric coefficient of gaseous product minus sum of stoichiometric coefficient of gaseous reactant, है ना। अब देखो एक रिएक्शन देता हूं बेटा तुम्हें कि H2 गैस प्लस I2 गैस gives 2HI गैस। बताओ बेटा डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, डेल्टा एनजी गैसेस प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो बेटा कितना है 2 माइनस क्या बेटा 1 प्लस 1 0, राइट। डेल्टा एनजी 0 आ गया, तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर 0 कितना बेटा 1, तो केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा, राइट, है ना, है ना, राइट। इस रिएक्शन के लिए बताओ बेटा कितना आएगा, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। को कह सकता है डेल्टा एनजी कितना आएगा बेटा, डेल्टा एनजी कितना आएगा बेटा, गैसेस प्रोडक्ट देखो बेटा कितना है 1, राइट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा 1, सिर्फ गैसेस देखना है बेटा, ये सॉलिड तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा बेटा 1, है ना। तो बेटा केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, केपी इक्वल टू केसी, आरटी की पावर कितना हो गया बेटा 1, तो केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी, है ना, राइट। अगर ये Yes, sir. N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, कितना आएगा डेल्टा एनजी 2, सारे गैस है बेटा, तो 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, है ना, राइट। तो केपी इक्वल टू क्या जाएगा, केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर माइनस 2, है ना, यस और नो। तो बेटा ये रिलेशन याद रखना है, केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एन का मतलब चेंज इन मोल, जी का मतलब गैस, सिर्फ गैसों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेने हैं बेटा, ध्यान रखना सिर्फ गैसों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स तुम्हें लेने हैं, आया ना, समझ में आया वाला पार्ट, राइट। तो व्हाट इज डेल्टा एनजी, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट बेटा, समझ में आया केपी और केसी में रिलेशन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।